प्रश्नावली 2 का ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 6ठा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। युगपत मतलब कि यहाँ दो समीकरण, यानी कि ये दो समीकरण दिया हुआ है, बोला है कि इससे कितना हल होगा। ठीक है, हम बनाना शुरू करता है। सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ रहेगा इस समीकरण को हम लिख लेंगे 2x प्लस, ये सही से लिखा क्यों नहीं रहा है भाई, 2x, एक मिनट पहले इसको थोड़ा सेट करना। 2x प्लस 3y = 8, ये समीकरण एक है। दूसरा है 4x प्लस 6y = 7, बोल रहा है कि इसका कितना समीकरण होगा। ठीक है, तो जो पहला समीकरण है उसका गुणांक, x का गुणांक को a1 मानेंगे, y के गुणांक को b1 मानेंगे और जो कांस्टेंट है उसको c1 मानेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कंसेप्ट आप समझिए, ये दो चर में एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c = 0। अगर दो समीकरण है तो इसको a1 मानते हैं, इसको b1 मानते हैं और इसको c1 मानते हैं। तो दूसरा समीकरण हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये दो समीकरण हुआ। उसी तरह से यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, लेकिन एक कंफ्यूजन ये आएगा बच्चों के दिमाग में कि सर जो दिया हुआ समीकरण है उस समीकरण में कांस्टेंट 8 है, ये 8 इक्वल के दूसरे तरफ है, बराबर के दूसरे तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हूं मैं उसमें कांस्टेंट 0 के पहले है। ठीक है, तो ये बाद में है यहाँ और यहाँ पहले है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दूसरा समीकरण है उस दूसरे समीकरण में कांस्टेंट बराबर के दूसरी तरफ है, यानी कि बराबर के पहले है या बराबर के बाद में है। तो दूसरा समीकरण में भी ये कांस्टेंट बराबर के बाद में है, पहले समीकरण में भी कांस्टेंट बराबर के बाद में है और दूसरे में भी बराबर के बाद में है। ठीक है, इस तरह से अगर रहेगा दोनों में सेम साइड होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर देखिए ये इसमें पहले है, c1 पहले है और c2 भी पहले है। अगर ये भी अगर इसके तरह देखे तो ऐसा हो सकता था कि a1x प्लस b1y और ये c1 इधर चल जाता तो ये माइनस में c1 हो जाता। तो जब ये कांस्टेंट बराबर के बाद है तो इसको भी हम बराबर के बाद के फॉर्म में ला देंगे। a2x प्लस b2y बराबर ये c2 इधर जाके माइनस में c2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि कांस्टेंट बराबर के बाद में है दोनों में, तब हम आराम से कहेंगे कि ये दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दोनों समीकरण में कांस्टेंट बराबर के बाद में है। इसलिए अब क्या करेंगे, आसानी से हम a1 a2 और c a1 a2 b1 b2 b1 b2 और c1 c2 को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो a1 क्या होगा और b1 क्या होगा और c1 क्या होगा। देखो a1 b1 c1 ये समीकरण 1 से, जो भी 1 लिखा हुआ है वो समीकरण 1 से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो a1 है x का गुणांक, देख लो यहाँ पे a1 x का गुणांक है, तो a1 की जगह पे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसी तरह a2 है y का गुणांक, तो y का गुणांक 3 है समीकरण 1 में, तो b1 हो जाएगा 3 और c1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया 8। ठीक है, उसी तरह a2 की अगर बात करें तो a2 कहाँ है, ये दूसरा समीकरण में x का गुणांक a2 है 4,
B2 है दूसरे समीकरण में y का गुणांक, ये है 6, और C2 है दूसरे समीकरण में कांस्टेंट, तो ये 7। ठीक है, अब कितने हल होंगे इसके लिए क्या करेंगे कि A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, 2 बटा 4, ये कट जाएगा आपस में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, इसको समीकरण 3 मान लो, क्योंकि समीकरण 2 माने हुए थे 3। अब क्या करेंगे, निकालेंगे B1 बटा में B2। B1 का मान कितना है 3, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 मरतबा 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया 1 बटा 2, ये समीकरण हो गया 4। A1 बटा A2, B1 बटा B2। अब निकालेंगे C1 बटा C2, C1 बटा C2। C1 है कितना 8, और C2 है 7, इसको मान लेंगे समीकरण 5। तो समीकरण 3, 4 और 5 से देख रहे हैं कि 1 बटा 2, 1 बटा 2, A1 बटा A2, B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 8 बटा 7 है, ये इस दोनों के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 3, 4 और 5 से हमने क्या देखा, ये A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, ये बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है, ये बराबर नहीं है C1 बटा C2। ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, कोई हल नहीं, इसलिए यहां पे लिख देंगे इसको समीकरण 6। इसलिए समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि दिए गए समीकरण 1 और 2 का एक भी हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। आपको याद करके रखना पड़ेगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 रहे और बराबर नहीं C1 बटा C2 है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा इसका ग्राफ, पैरेलल रहेगा इस तरह से, एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो जब एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे उस समय में सीखेंगे कैसे इस तरह से ये होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब दो समीकरण दिया हो और दोनों समीकरण में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं रहे C1 बटा C2, तो ये बोलेंगे कि इसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये समीकरण दिया है दो ठो, बोल रहा है कितने हल होंगे। ठीक है, इसको जल्दी से मैं बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 16। अब ये देखिए, समीकरण 1 में जो कांस्टेंट है वह बराबर के पहले है, लेकिन दूसरे समीकरण में कांस्टेंट बराबर के बाद है। तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 की तरह ला देंगे। तो 2x प्लस 4y ये इधर आएगा बराबर के पहले, तो माइनस 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर उसी तरह लिखेंगे कि A1 बराबर 2 हो जाएगा और B1 बराबर 4 हो जाएगा। कहाँ गया, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं कि समीकरण 1 की? समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, तो ये A1 नहीं, समीकरण 1 में A1 होता है, तो A1 हो जाएगा x का गुणांक 1 है, B1 यानी कि y का गुणांक 2,
और C1 समीकरण 1 में कांस्टेंट -8। जब भी लिखेंगे तो जो साइन रहेगा साइन को लेके लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह समीकरण 2 में A2x का गुणांक 2, B2y का गुणांक 4 और C2 कांस्टेंट -16। अब यहाँ देखिए A1 बटा A2 निकालिए। A1 बटा A2 बराबर A1 1 A2 2, 1/2 समीकरण 3 मान लीजिए। और B1 बटा B2 निकालिए। B1 2 B2 4, B1 2 B2 4, ये कट जाएगा 1/2, ये समीकरण 4। उसके बाद क्या करिए कि यहाँ पे निकालिए C1 बटा C2। C1 कहाँ है भाई? C1 है -8 और C2 है -16। ये कट जाएगा 8 दूना 16, 1/2, इसको मान लीजिए समीकरण 5। और समीकरण 3 4 5 से देखेंगे कि ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो लिख देंगे समीकरण 3 4 5 से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर 1/2। ये नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों बराबर है, इसलिए इसका अनंत समीकरण, अनंत हल होगा, अनंत हल मिलेगा या होगा। आंसर अनंत हल होने का मतलब क्या हुआ? अनंत हल होने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक का ग्राफ मान लीजिए ऐसा है तो दूसरा ग्राफ भी इसी पर रहेगा, दोनों एक दूसरे पर कॉन्सेंट कर जाएगा, एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे पर आसन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मिल जाएगा, हर जगह मिलते हुए रहेगा, तो इसका अनगिनत हल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा का 3। समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 के कितने हल होंगे? तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसको भी आप ऐसे बना लीजिए। मैं डायरेक्ट A1 A2 लिख देते हैं। इसको मानता हूँ समीकरण 1, इसको मानता हूँ समीकरण 2। आप लोग 1 2 मान लीजिएगा लिखकर। तो समीकरण 1 के लिए A1 2 और B1 बराबर 3 और C1 बराबर 7 है। C1 बराबर 7 कांस्टेंट बराबर के दूसरे साइड है, इसमें भी कांस्टेंट बराबर के दूसरे साइड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 दूसरे समीकरण के लिए A2 x का गुणांक 6, B2 y का गुणांक 5 और C2 11 है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 2 और A2 6, 2/6 यानी कि ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और B1 बटा B2, B1 बटा B2 कितना है? B1 3, B2 5, तो 3/5, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 4 और C1 बटा C2, C1 कितना है? C1 है 7 और C2 कितना है? C2 11 है, 11 7 11, समीकरण 5। अब देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 से, एक और बात, यहाँ मैं 3 से क्यों शुरू किया हूँ, क्योंकि इसको माना हूँ समीकरण 1 और इसको माना हूँ समीकरण 2, तो 1 2 हो गया, समीकरण 3 यहाँ से माना है। तो समीकरण 3 और 4 से देख रहे हैं कि A1 बटा A2 है 1/3 और B1 बटा B2 है 3/5, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो ऐसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 3 में दिया है 1/3, क्या है? A1 बटा A2 1/3 और यहाँ पे B1 बटा B2 बराबर दिया है 3/5, तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, यही मिल गया, तो C1 पे नहीं जाएंगे, C1 C2 पे नहीं जाएंगे, तो लिख देंगे इसलिए इसका अद्वितीय हल है, इसलिए इसका एक और केवल एक और केवल एक, या कोष्ठ में अद्वितीय हल होगा, आंसर, ठीक है। अगला समीकरण देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्या है 3 नंबर,
इस पर ध्यान नहीं दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इन समीकरणों कितने हल होंगे? ये तो बिल्कुल आसान हो गया भाई। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा। आंसर एक ही लाइन में। बताए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। देखिए, अविरोधी का मतलब होता है कि दोनों समीकरण एक जगह कहीं आके कट गया जब ग्राफ खींचेंगे, तो इसका एक, जब अविरोधी रहेगा तो इसका एक पॉइंट मिलेगा और इसका एक हल मिलेगा। विरोधी का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को विरोध में रहेगा, यानी कि पैरेलल में रहेगा, कभी नहीं एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, एक समीकरण अगर ये है दूसरा ये है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, यानी कोई हल नहीं रहेगा। और आश्रित का मतलब है कि एक समीकरण का ग्राफ ऐसे है तो दूसरा भी एकदम इसी पे चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, वो आश्रित हो जाएगा, तो यहाँ पे अनगिनत हल होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं बनाकर। दो समीकरण दिया हुआ है, एक है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे दो ठो बराबर थोड़ी रहेगा, कुछ मिस्टेक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। 8 का 1 प्लस में 22 है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में 22 है। ठीक है, 6x माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0, समीकरण 2 है। देखिए, पहले समीकरण में कांस्टेंट बराबर के पहले, दूसरे समीकरण में भी बराबर के पहले, यानी कि सेम पैटर्न में लिखा हुआ है दोनों समीकरण। अब फिर वही चीज है जो a1 a2 b1 b2 निकालते थे। यहाँ a1 कितना है 5, a2 कितना है 6, a1 5 a2 6, b1 कितना है b2 कितना है, b1 है समीकरण 1 में y के गुणांक -3। हमेशा जो भी लेंगे गुणांक व जो साइन रहेगा प्लस माइनस उसके साथ में लेंगे, तो b1 -3 और b2 -10। ठीक है, मेरा पेन जहां जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। C1 और C2, C1 समीकरण 1 के लिए -11 और C2 समीकरण 2 के लिए 22। अब अगर निकालेंगे A1 बटा A2, तो A1 5 है और A2 6 है, कोई दिक्कत नहीं, A1 बटा A2 हो गया। और B1 बटा B2 अगर निकालेंगे तो B1 -3 और B2 है -10। अब देखिए 5 बटा 6 और ये माइनस माइनस अगर काट जाता है तो 3 बटा 10, दोनों बराबर नहीं है। इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब ऐसा रहता है तो इसका एक हल होता है, इसलिए एक हल होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि विरोधी है कि अविरोधी है, तो अविरोधी होगा, अर्थात एक हल होगा। अर्थात क्वेश्चन में देख के लिख दीजिए, अर्थात युगपत समीकरण अविरोधी है, अर्थात युगपत समीकरण अविरोधी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको अगर हो तो 22
अब बुक में देखेंगे तो बुक में क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। बुक में दिया हुआ है आश्रित, लेकिन आश्रित नहीं होगा। आश्रित का मतलब होता है अनगिनत हल, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया उसका हल ये आया कि युगपत समीकरण होगा, अर्थात केवल एक और एक हल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ये दे देते हैं, आप याद ये रखिएगा। अविरोधी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो अविरोधी होगा। और एक हल, ठीक है। दूसरा में याद रखिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होगा आश्रित। अनगिनत हल, अनगिनत हल। और तीसरा में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसको बोलते हैं एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं रहेगा उसको बोलते हैं विरोधी, विरोधी और कोई हल नहीं, ठीक है। इसको गांठ बांधकर आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी, विरोधी या आश्रित है, ठीक है। इसमें बता दीजिए आप। सबसे पहले इसको स्टडी करिए, जो दिया हुआ समीकरण उसका स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है बराबर के बाद है, यहाँ भी बराबर के बाद है, यानी ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर और a1 b1 और c1 निकालेंगे तो a1 r का गुणांक 2, b1 s का गुणांक तो माइनस में है तो -3, और c1 8 है तो 8, ठीक है। यहाँ पे a2 b2 और c2, a2 r का गुणांक 4, b2 s का गुणांक माइनस में 6 और c2 कांस्टेंट 9। अब निकालिए आप a1 बटा a2, a1 कितना है 2, a2 है 4, 2 बटा 4 ये कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। और b1 बटा b2 की अगर बात करें तो b1 है -3 और b2 है -6, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि 1 बटा 2, ये समीकरण 4। उसके बाद फिर निकालेंगे यहाँ पे c1 बटा c2, तो c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9, इसको मान लीजिए समीकरण 5। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3, 4 और 5 से हम ये पाते हैं कि a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2 दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 8 बटा 9 है जो कि बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ऐसे रहने पे लिखेंगे कि कोई हल नहीं, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण कैसा होता है, समीकरण होता है आपका विरोधी। तो लिखेंगे कि दिए गए युगपत समीकरण विरोधी है, लिख देंगे। इसलिए दिए गए युगपत समीकरण विरोधी है। आंसर
ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं बताया था ना कि इस तरह से रहेगा तो विरोधी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण विरोधी, अविरोधी या आश्रित है, यही बताना है। तो इसमें भी लिख लीजिए, पहला जो समीकरण है उसमें कांस्टेंट बराबर के बाद में है, दूसरे समीकरण में भी कांस्टेंट बराबर के बाद में है, दोनों सेम तरह का है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, आप लोग सोल्यूशन लिखकर समीकरण 1 लिख के ऐसे करिएगा, समीकरण 2 लिख के ऐसे लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा A1 A2। यहाँ से A1 लिखेंगे और B1 लिखेंगे और C1 लिखेंगे। समीकरण 1 के लिए A1 हो जाएगा 3/2, ठीक है, और B1 हो जाएगा M का गुणांक 5/3। ये थोड़ा छोटा छोटा हो गया, ऐसे लिखते हैं। यहाँ A1 हो जाएगा 3/2, L का गुणांक 3/2, और B1 हो जाएगा M का गुणांक 5/3, और C1 हो जाएगा ये कांस्टेंट वाला 7। उसी तरह से अगर इसमें देखेंगे समीकरण 2 में, तो A2, B2 और C2 की बात करेंगे, तो A2 हो जाएगा L का गुणांक 9, B2 हो जाएगा M का गुणांक, M का गुणांक यहाँ पे माइनस में है तो -10 लिखेंगे, और कांस्टेंट C कितना है 14। अब निकाल देंगे यहाँ पे A1/A2, A1 है 3/2 और A2 है 9। देखिए 3/2 में 9 से भाग दिए हैं, तो अगर 3/2 को 9 से भाग दिए हैं, इसको अगर हम गुना में लिखेंगे तो 1/9 लिखेंगे, ये 3/2 है, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 3 गुना 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। A1/A2 मिल गया। B1/B2, B1 है 5/3 और B2 है -10, तो 5/3 ये बटा में -10। अब देखिए 5/3 में -10 से भाग दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5/3 गुने -10 भाग में होना चाहिए, तो 1/-10, ये भी कट जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा 2 मरतबा, 5 दूना 10, लेकिन माइनस है तो ध्यान रखिएगा। 5 में 1 मरतबा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो ऊपर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, माइनस ऊपर लिखेंगे या नीचे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं। V1/V2 और C1/C2 की अगर बात करें तो C1 कितना है भाई, C1 है 7 और C2 है 14, 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आया। तो A1/A2 और B1/B2 से ही हम देख रहे हैं, इसको समीकरण मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए समीकरण 5। समीकरण 3, 4 को ही देखने से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब बराबर हल नहीं रहता है तो उसका एक हल होता है, एक हल होता है तो उसको बोलते हैं अविरोधी, कंसिस्टेंट लिखेंगे, इसलिए युगपत समीकरण अविरोधी है। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी ने हल x = 6 और y = 1 आया, क्या उसका क्या उसका अच्छा क्या उसका छूट गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या उसका उत्तर सही है, कारण लिखना है, क्या उसका उत्तर सही है, अगर सही है तो कारण बताइए कि क्यों सही है। क्या इसका उत्तर सही है, सही है तो कारण क्या बनाएंगे, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। x + 2y = 8, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे 4y -
3x बराबर 11। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट बराबर के बाद में है, दूसरे समीकरण में भी बराबर के बाद में है, ये तो ठीक हो गया, कांस्टेंट का कोई झमेला नहीं रहा। लेकिन पहले समीकरण में x पहले है y बाद में है, दूसरे समीकरण में पहले y है x बाद में है, तो दूसरे वाले में भी x को पहले कर लेंगे। तो -3x पहले करेंगे, अब +4y बाद में करेंगे, अब बराबर 11 है तो 11 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है, ऐसे नहीं भी लिखते तो भी चल ही जाता, क्योंकि हमको यहाँ पे केवल दिखाना है कि x 6 और y 1 ये सही है, उत्तर है कि नहीं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे दिया है x बराबर 6 और y बराबर 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, एक में रख दीजिए x बराबर 6 y बराबर 1, तो एक है x प्लस 2y बराबर 8। x का मान कितना है 6, y का मान 1, ये 6 हो जाएगा, y का मान 1 है तो 2 इंटू वाई की जगह पर 1 रख दीजिए, बराबर 8 है। यहाँ पे ऐसे देते चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पहला से हम दूसरे लाइन में आ गए हैं, दूसरे लाइन से हम तीसरे लाइन में ऐसे लिखेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर 8 है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बराबर 8, 8 बराबर 8 आ गया, यहाँ 8 बराबर 8 आ गया, तो बराबर के जो पहले होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म में LHS, और बराबर के दूसरे साइड में लिखते हैं राइट हैंड साइड, RHS, डॉट के साथ भी लिख सकते हैं। तो RHS बराबर LHS यहाँ पे मुझको मिल गया, यानी कि समीकरण 1 को जो x बराबर y बराबर दिया है वो समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, समीकरण 1 को संतुष्ट कर दिया। अब लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 में x और y का मान रखने पर, 2 में रख दीजिए, x y का मान 2 है, -3x प्लस 4y बराबर 11 है, तो -3 x की जगह पर रख दीजिए, x का क्या मान है 6, x की जगह पर 6 रख दिए, 4 y की जगह पर 1 रख दीजिए, y इंटू 1 बराबर 11, ये हो जाए 6 3 18 -18, और ये 4 गुने 1 यानी कि 4 बराबर 11, तो ये देखिए ये 18 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो -14 आएगा, बराबर 11। ये देख रहे हैं कि -14 बराबर 11 कभी संभव है, ये दोनों बराबर है नहीं ना, तो लिखेंगे कि ये संभव नहीं है, अर्थात x बराबर 6 y बराबर 1 समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 6 y बराबर 1 समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। क्यों संतुष्ट कर रहा है? क्योंकि जब x बराबर 6 y बराबर 1 समीकरण 1 में रखे हैं तो RHS और LHS बराबर आ गया है, तो समीकरण 1 तो संतुष्ट हो रहा है, लेकिन समीकरण 2 संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो जब एक संतुष्ट हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो x बराबर 6 y बराबर 1 दोनों का हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, नीचे तो जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि x बराबर 6 y बराबर 1 दोनों समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में समी लिख दिया, ठीक है, समी और सुनना,
दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह दोनों समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं होगा। हो गया आंसर, कारण के साथ आप आंसर लिख दीजिए। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, और जो क्वेश्चन आपका, जो टीचर आपका कॉपी सही करेगा, वो क्वेश्चन देखकर, बनाए हुए तरीके को देखकर खुश हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। 9 का 2, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल x बराबर 2 y बराबर 1 निकाला। क्या उसका उत्तर सही था? आशा कारण लिखना है। तो इसको मैं जल्दी से बना देता हूँ। प्रोसेस सेम, जो अभी 9 का 1 बनाए हैं उसी की तरह है। यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 है, x का मान रख दीजिए 2, y का मान रख दीजिए 1। 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 बराबर 3 लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। ये समीकरण 1 से। समीकरण 2 में कितना दिया है? 2x माइनस 3y बराबर 1, ये रहा। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। अब x y का मान रख दीजिए 2, x बराबर 2 रख दीजिए तो 2 इंटू 2 माइनस 3, y का मान 1 रख दीजिए तो 3 इंटू 1 बराबर 1। ये 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3 बराबर 1, 4 में 3 गया 1 बराबर 1। यहाँ भी LHS बराबर RHS। अब 2 लाइन लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ पे x बराबर 2, y बराबर 1 एक साथ दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए सही उत्तर है। शॉर्ट में लिख दिया सही उत्तर है। एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1 सही उत्तर है। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो चरों में समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें। देखिए भुज कोटि और कुछ नहीं है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ठीक है। तो x y का मान यहाँ पे दिया हुआ है, किस लिए दिया है? तो समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 9, इसके लिए x y का मान दिया हुआ है। और यहाँ पे जब x 3 है तो y कितना है ये निकालना है। x माइनस 1 है तो y का मान निकालना है, और y 3 है तो x का मान निकालना है, और y 1 है तो x का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप आसानी से बनाएंगे। देखिए अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको मैंने लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखते चले जाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो फटफट बताते रहेंगे आप। x बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे 3 जगह पर, x की जगह पर 3 रख दिया। माइनस 2y बराबर 9 है तो 3 के 9 हो जाएगा। 9 माइनस 2y बराबर 9, ये माइनस में 2y बराबर 9 तो है, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए 2y माइनस 2y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 बटा माइनस 2y, तो ये भी 0 हो गया। तो जब x 3 तो y 0। x माइनस 1 रखिए, 3 x की जगह पर माइनस 1 रखे, माइनस 2y बराबर 9 है। ये माइनस 3 माइनस 2y बराबर 9 है, माइनस 3 को उधर ले जाइए तो माइनस 2y बराबर यहाँ पे 9 है, अब माइनस 3 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 9 3 12, ये 2 से इधर जाकर भाग लग जाएगा तो y बराबर 12 बटा माइनस 2, तो 2 से ये 6 मरतबा कट गया, नीचे माइनस में है तो माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 6। उसी तरह जब y 3 है तब x का मान, तो y की जगह पर 3 रख दीजिए, तो ये है 3x माइनस 2, y की जगह पे 3 रखिए बराबर है 9। ये
3x माइनस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 और ये 6 इसमें जाके दूसरे साइड में प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 6 15, x बराबर 15, अब बाटा में ये 3 आ जाएगा, 3 5 15, 5 मरतबा कट गया 5, तो यहाँ हो जाएगा ये 5। उसी तरह से जब y का मान 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, 3x माइनस 2y बराबर 9 है, तो 3x माइनस 2 y के जगह पर 1 रख दीजिए, 1 बराबर 9, तो 3x माइनस 2 बराबर 9, 2 एकम 2 हो गया यहाँ, तो 3x बराबर ये 9 और 2 जाके उधर जुड़ जाएगा, 9 2 9 प्लस 2, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 9 2 11 और 3 जाके भाग में लग जाएगा, 11/3 हो गया आंसर। बिल्कुल आसान है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, बना के आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। क्या करेंगे, जो समीकरण है वो लिख देंगे, 2x प्लस 5y बराबर 7, x 0, x का मान 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 7, ये तो 0 हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 5y बराबर 7, तो y बराबर ये 7 और ये 5 जगह भाग ले जाएगा, 7/5, ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। और यहाँ देखिए 2x प्लस 5y बराबर 7, अब यहाँ पे बोल रहा है कि y 0 हो जाए, तो y का मान 0 रखेंगे, यहाँ ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, खत्म। तो 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2। ये जल्दी से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आंसर आप निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। फिर x बराबर 1 है तो रख दीजिए, 2x प्लस 5 बराबर 7 है, x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 7, ये 5 क्या है, 5 y नहीं, 2x प्लस 5y बराबर 7, x जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 5y बराबर 7, ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 5y बराबर 7, तो 5y बराबर 7, ये 2 जगह माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 5y बराबर 5, y बराबर 5 बटा ये 5 हो जाएगा भागा में, 5/5 बराबर 1, एक हो गया। इसी तरह y बराबर -1 रख के आप बताइएगा कि कितना हो गया आंसर, कमेंट में कमेंट कीजिए। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना है। हल लिखना है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए आप, क्या जो समीकरण दिया है उस समीकरण को पहले लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 9, समीकरण 1 लिख देंगे। प्राकृतिक संख्या में समुच्चय हल को लिखना है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक लिखिए या प्रकृति लिखिए, दोनों एक होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, n बराबर होता है 1 2 3 4, इस तरह करते 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 प्लस में इंफिनिटी तक होता है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्या में हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो माना x बराबर 1, जब x बराबर 1 रखेंगे उस समय y का मान निकालेंगे, तो x प्लस 2y, अच्छा ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे करते हैं, जब x बराबर 1, माना नहीं छोड़िए, जब x बराबर 1 तो निकाल दीजिए y का मान, x प्लस 2y बराबर 9 है, x जगह पर 1 रखेंगे तो ये 2y बराबर 9 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 9, ये 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ, तो 9 में से 1 गया 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 और 2 से इधर आके भाग लग जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 मतलब, तो y बराबर 4, तो x बराबर जब 1 है तो y बराबर 4 है, हमको समुच्चय में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे कि x और y बराबर क्या आया, x की जगह पे जब 1 है, y की जगह पे 4 है, एक हमको मिल गया वैल्यू। दूसरा, जब x बराबर 2 हो, x बराबर 2 हो, समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर 9, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9, 2 जाके इधर घट जाएगा, यानी कि 9 में से 2 गया 7,
तो y बराबर 7/2। यहाँ भी हमको 2 पॉइंट मिल गया, x और y, सॉरी एक पॉइंट मिला जिसका वैल्यू है x y का, x 2 है और y 7/2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब x बराबर 3 हो तो x प्लस 2y बराबर 9 है। x की जगह पर अगर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 बराबर क्या होता है 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि ये कट जाएगा 3/3। तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट मिल रहा है एक्स वाई का मान, x है 3 तो y भी है 3, कोई दिक्कत नहीं। जब x बराबर 4, x का मान 4 रखिए, तो x प्लस 2y बराबर 9 है, तो ये 4 प्लस 2y बराबर 9 होगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 9, आई 4 जाके यहाँ माइनस कर जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5, तो y बराबर हो जाएगा 5, आई 2 जाके यहाँ पे भाग लगेगा 5/2। तो यहाँ से x और y का वैल्यू अगर लिखेंगे तो x है 4 और y है 5/2, ये भी हमको मिल गया। जब x बराबर 5 हो तब फिर समीकरण लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 9, x के जगह पे 5 लिख देंगे और 2y बराबर 9 लिख दीजिए। तो 2y बराबर 9, ये 5 जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया कितना होता है 4। तो y बराबर हो जाएगा ये 4 और 2 जाके भाग लग जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 2 मरतबा 2। तो x y का वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो x है 5 और y आया 2, 5 2। ठीक है, x बराबर अगर 6 रखेंगे, जब x बराबर 6 तो x प्लस 2y बराबर 9 है, तो x के जगह पे 6 रखिए और प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया कितना होता है 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/2, 2 जाके भाग में लग जाएगा। तो यहाँ से x और y का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो x 6 है तो y आया 3/2, 6 3/2। ठीक है, और जब x बराबर 7 रखें, x बराबर अगर 7 रखेंगे तो क्या आता है, देखिए x बराबर 7, तो 7 रखिए, x की जगह पे समीकरण नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 2y बराबर 9, 7 प्लस 2y बराबर 9। ठीक है, तो 7 जगह उधर माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर 9 माइनस 7 यानी कि 2, तो y बराबर 1, कितना आया x y बराबर, x है 7, y बराबर 1। ठीक है, जब x 8 रहे तब क्या होगा, अब दूसरे पेज नहीं है मेरे पास इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब x बराबर 8, तो समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर है 9, x के पर 8 रखेंगे, 8 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 माइनस 8 बराबर 1, तो y बराबर 1/2। यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे x y बराबर x की जगह पर 8, y की जगह पर 1/2। और जब x बराबर 9 हो तब क्या होगा, जब x बराबर 9 तो x प्लस 2y बराबर 9 है, x बराबर क्या है यहाँ पे 9, तो 9 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 माइनस 9, 9 जाके इधर माइनस में हो गया, 9 माइनस 9 0 होता है, तो y बराबर 0/2 यानी कि 0। जैसे ही 0 आ गया तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये जो 0 आया ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 0, लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए x बराबर नहीं होगा 9। x बराबर 9 लिए हैं तभी तो y बराबर 0 आया है, इसलिए x बराबर 9 नहीं होगा। तो जब 9 लिए तो 0 आ गया, तो 10 लेंगे तो क्या होगा, 10 लेंगे तभी वो माइनस में आएगा, ये हम समझ रहे हैं। तो इतना ही रहने देंगे या एक बार और कर देंगे, यहाँ एक और बढ़ा देंगे। जब x बराबर 10, तो 10 है तो x प्लस 2y बराबर समीकरण में 9 दिया है,
तो x के पर 10 लिखेंगे, 10 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 घटाओ 10, ये -1 आ गया, 10 में से 9 गया है -1, तो y बराबर -1/2। ये क्या है? ये बराबर नहीं है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए x बराबर हम नहीं लेंगे 10। यानी कि 9 से लेके 9 के आगे कुछ भी हम ले रहे हैं तो y का मान प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका हल कहां से कहां तक होगा? x बराबर 1 से लेके x बराबर 8 तक होगा। ठीक है, तो इसको हम एक समुच्च के रूप में लिख देंगे, एक हल को समुच्च के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, लिख देंगे, इसलिए x बराबर, इसका हल लिखना है ना, हल समुच्च लिख देंगे, इसलिए हल समुच्च बराबर, पहले का पॉइंट लिखिए 1 4, 1 4, दूसरा है 2 7/2, 2 7/2, तीसरा है 3 3, 3 3, अगला है 4 5/2, 4 और 5/2, अगला है 5 2, लिख देंगे 5 2, अगला है 6 3/2, 6 3/2, अगला है 7 1, लिख देंगे 7 1, अगला है 8 1/2, 8 और 1/2। यही हो जाएगा हल समुच्चय आंसर, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, एक इसमें प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के हल समुच्चय, इसमें और भी जोड़ सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का हल समुच्चय बराबर ये आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये वही बना पाएगा जिनको मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना है। सेम है, ये आप बनाइएगा, ठीक है, और बताइएगा हमको। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो देखिए, इसका हल निकालना है, x + y = 14 है और x - y = 4 है। इसको हल कैसे निकालेंगे? तो हल निकालने का बहुत सारे तरीका होता है। ठीक है, हम आपको सब तरीका को एक एक बार करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ठीक है, तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं? तुलनात्मक विधि में x बराबर, ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, हल लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे x + y = 14। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 14 - y, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये छोड़ो, इधर छोड़ो। उसके बाद फिर दिया हुआ है x - y = 4, तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो 4 ये प्लस में y हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण, जो पहला समीकरण दिया हुआ है, अच्छा एक और चीज है, थोड़ा हम जो बता रहे हैं आपको कंफ्यूज कर देगा। जो दिया हुआ है उसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, और समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 मान लो। फिर दिया हुआ है x - y = 4, इसको समीकरण 3 मान लो। और एक और चीज यहाँ पे लिख देना कि क्या लिखोगे, रुको बताता हूँ, खूब अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना है ना आपको। एग्जाम में कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको देखकर आप सीखेंगे भी, बहुत कुछ सीखेंगे भी आप। ठीक है, आपको मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देना है तो ऐसा लिखना है ताकि आपका कॉपी, जो एग्जामिनर आपका कॉपी को
चेक करेगा उसको पता चल जाए कि बच्चा जानता है, क्या करेंगे, दिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से है कि x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ से x बराबर निकाल देंगे, 14 है ना, 14 लिख रहे हैं, 14, x बराबर 14 और माइनस में y हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्न से है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा कितना, 4, इधर जाकर जुड़ जाएगा प्लस वाई, इसको समीकरण 3 2 मान लो। अब समीकरण 2 3 में देख रहे हैं, 2 में भी x बराबर है और 3 में भी x बराबर है, तो यहाँ पे तुलना हम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, 2 3 से ये देख रहे हैं कि x बराबर है 14 माइनस वाई और बराबर है x 4 प्लस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 4 माइनस वाई, 4 प्लस वाई, यानी दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये 14 यहाँ रखो, ये 4 जो है ना बराबर के दूसरे साइड में है, इसको बराबर के पहले लाओ तो -4 हो जाएगा, और y तो इधर है, इस y को जो माइनस में है बराबर के दूसरे साइड ले जाओ तो प्लस में y हो जाएगा, ये y आपस में जोड़ के 2y हो जाएगा, और ये 14 में से 4 जाएगा तो 10 आएगा, यहाँ तुम लिख दो, यहाँ 10 बराबर 2y, यहाँ से y लिखेंगे तो ये 10 और 2 इधर भाग लग जाएगा, ये 2 से 5 मतलब में कट जाएगा, तो y बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 लिखो या y का मान रखने पर, समीकरण 2 में भी रख सकते हो और समीकरण 3 में भी रख सकते हो, तो 2 में ही रख दो, तो 2 है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 और y बराबर कितना है 5 है, तो -5 कर दो, तो 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, x बराबर 9। तो तुलनात्मक विधि से हमने देखा कि इसलिए x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया, ये तुलनात्मक विधि से हमने यहाँ पे हल निकाल दिया। ठीक है, अब अगला हम निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से भी, अगला जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो प्रतिस्थापन विधि से बनाऊंगा। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे हल, लिख देता हूं यहाँ की मैं बनाऊंगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो दिया हुआ समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और 5y प्लस 12x बराबर 7, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से क्या करो कि तुम x का मान निकालो, यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से, एक से क्या करो कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, x बराबर हो जाएगा 7 घटाओ y। ठीक है, अब लिखेंगे इसको समीकरण 3 मान लो, लिखेंगे समीकरण x बराबर 7 माइनस वाई है ना समीकरण 3 से, तो इस x का मान समीकरण 2 में रखो, ये x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं। ठीक है, ये जो x का वैल्यू है समीकरण 1 से निकाले हैं, तो समीकरण 1 से x का वैल्यू जो निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रखेंगे, तो उसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो रखने पर क्या होगा, देखो ये होगा कि समीकरण 2 दिया है 5y प्लस 12x बराबर 7, तो 5y प्लस 12, x के जगह पर हम लिखेंगे 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि x को हटा दिया, x को प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो x के जगह पर हमने समीकरण 3 से 7 माइनस वाई लिख दिया, अब बराबर 7 है।
अब इसको हम हल करेंगे तो 5y प्लस ये 12 सत्य 84 हो जाएगा और माइनस में ये 12y हो जाएगा बराबर 7। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 12y और 5y, 12y माइनस में 5y प्लस में, तो 12 में से 5 गया कितना होगा 7 माइनस में 7y। और ये 84 है, 84 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो बराबर के दूसरे साइड 7 पहले से है और 84 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 84, तो माइनस 7y बराबर ये 84 में से 7 को घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7 और ये 7 बच जाएगा, ठीक है माइनस में। तो y बराबर माइनस 77 बटा में माइनस 7, ये कट जाएगा दोनों, माइनस माइनस कट गया, 7 से 11 मतलब कट गया 11। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 11 रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 7 माइनस y, तो 7 माइनस 11 तो x बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो 11 में से 7 गया 5 माइनस में 5, इसलिए x का मान आया -5 और y का मान आ गया 11। इस तरह से हमने x और y का मान निकाल दिया, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अगला होता है लुप्तीकरण विधि, अगला है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, ठीक है। लुप्तीकरण विधि में कैसे बनाएंगे हम, देखिए मैं सारा विधि एक एक करके सिखा देता हूं, जो आपको आसान लगे उससे आप बनाइएगा, ठीक है। या क्वेश्चन में अगर दे देगा कि लुप्तीकरण विधि से बनाइए तो लुप्तीकरण विधि से आप बनाइएगा। पहले लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से यानी कि जो क्वेश्चन दिया उसको उतार दीजिए। 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा एनालिसिस आप कांस्टेंट पे कर लीजिए। पहले समीकरण में जो कांस्टेंट है -2 वो बराबर के पहले है, दूसरे समीकरण में भी कांस्टेंट जो है बराबर के पहले है, ठीक है। यानी कि सेम तरीके में ये दिया हुआ है दोनों। लुप्तीकरण के विधि का मतलब हुआ कि लुप्त कर देना है, ये x और y है, दोनों में से किसी एक को लुप्त कर दीजिए, या तो 7 को लुप्त करिए या 1 को लुप्त करिए, सॉरी या तो x को लुप्त करिए, यानी कि x वाला जो पद है इस x वाले पद को लुप्त करिए, नहीं तो y वाले पद को लुप्त करिए। हम x वाले पद को यहाँ लुप्त कर रहे हैं, तो x वाले पद को लुप्त करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले x वाले पद को बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, तो गुना करके बराबर करेंगे, या तो समीकरण 1 में दोनों साइड गुना करेंगे या समीकरण 1 में दोनों तरफ भाग करेंगे। समीकरण 2 में भी दोनों तरफ करने का मतलब यह है कि बराबर के पहले भी बराबर के बाद भी, बराबर के पहले भी बराबर के बाद भी। तो समीकरण 2 में भी या तो किसी खास संख्या से दोनों तरफ गुना करेंगे या दोनों तरफ भाग करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर x को बराबर करना है तो समीकरण 1 में दोनों तरफ समीकरण 2 के x के गुणांक से गुना कर देंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में दोनों तरफ समीकरण 1 के x के गुणांक से गुना कर देंगे। ऐसा करने से ये x वाला जो पद है दोनों बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ x, समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है तो दोनों तरफ 1 से गुना करने पर और समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 में समीकरण 1 के x का गुणांक 7 है तो 7 से दोनों तरफ 7 से गुना करने पर
क्या प्राप्त होगा, तो 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0 है। समीकरण 1 में दोनों तरफ 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करिए इधर भी और इधर भी, और समीकरण 2 में x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 है। दोनों तरफ गुना करना है 7 से, तो यहाँ 7 से गुना करिए, यहाँ भी 7 से, दोनों तरफ 7 से गुना करेंगे। यहाँ पहले 1 को देखिए, दोनों तरफ 1 से गुना करेंगे तो 7x माइनस 15y घटाओ 2, और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रह गया। समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 2 से देख रहे हैं तो 7 से गुना होगा ये, तो 7x प्लस ये 7 दूना 14y माइनस ये 7 तिरका 21, ये 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0। इसको समीकरण 4 मान लीजिए इसको, ठीक है 4। अब देखिए समीकरण 3 में x वाला हो गया 7x, यानी कि x वाला पद है 7x, और 4 में भी x वाला पद 7x हो गया। दोनों बराबर कर दिए, पहला मेरा टारगेट यही था। अच्छा, चाहते तो हम y को भी बराबर कर सकते थे, ठीक है, हमने x को बराबर किया है। अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, ऊपर से बना रहे हैं। समीकरण 3 में से, चाहे इसे लिखिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से क्या होगा, 3 को ऊपर लिखेंगे, 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा 7x प्लस 14y माइनस 21 बराबर 0। 3 में से 4 को घटाना है, 4 को घटाना है तो 4 को साइन चेंज करेंगे, 7 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 14y यानी कि यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब बराबर के दूसरे साइड तो कुछ है नहीं, 0 है, छोड़ दीजिए। अब देखिए ये दोनों आपस में कट गया, कट गया यानी कि लुप्त हो गया ये, इसीलिए इसका नाम है लुप्तीकरण विधि, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये 14y माइनस में है, अब 15y भी माइनस में है, तो 14 15 जोड़ दीजिए, 5 और 9 1 1 2, माइनस में 29y। अब क्या करिए, 21 प्लस में हो गया है और 2 माइनस में है, तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 19, माइनस में 19 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 29y बराबर 19 इधर जाके प्लस में हो जाएगा 19, y बराबर हो जाएगा 19 बटा माइनस 29, यानी कि माइनस 19 बटा 29, y का मान आया है, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है, माइनस में आया तो प्लस में आएगा, देख लेता हूं एक बार। अच्छा देखिए, ये जो है ना 21 प्लस में था, इसलिए ये प्लस में होगा, 19 प्लस में होगा। दूसरे साइड जाइएगा तो 19 माइनस में हो जाएगा, और माइनस भी यहाँ है तो 19 माइनस में था, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में आएगा, प्लस में 19 बटा 29, y का मान निकल गया। इस y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रख दीजिए और y का मान निकाल दीजिए। लिखिए यहाँ पे समीकरण, अच्छा रुकिए, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, जगह बन जाएगा तो लिखने में मजा आएगा, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अकेले क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, और टाइप करने के बाद फिर पढ़ा पाता हूँ, इसलिए थोड़ा क्लास आने में डिले हो जाता है, लेकिन जो भी क्लास आता है क्वालिटी वाला आता है, ठीक है। मैं जॉब भी करता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है। बाकी बातें बाद में, चलिए शुरू करते हैं। y बराबर आ गया है, लिखेंगे समीकरण, x का मान निकालना है,
तो देखो x यहाँ पे आसान वाला है, समीकरण दो में y का मान रखने पर रख दीजिए x प्लस 2, y है कितना 19/29, 19/29 -3 बराबर 0। अब देखिए x प्लस, यहाँ देखेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 38/29 -3 बराबर 0। अभी इसको उधर भी ले जा सकते हैं, x बराबर क्या करेंगे, ये 3 इधर प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा 38/29, 29, ठीक है। अब बाटा पर घटाव कर दीजिए, एलसीएम लिखेंगे तो 29 आएगा, एक में 29 से गुना करेंगे तो 3 में 29 से गुना कर देंगे, तो 29 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 30 3 90 होता है, 90 में से 3 घटा दीजिए यानी कि 87, और ये 38 ही रह जाएगा। 17 में से 8 गया 9, और ये 7 में से 4 3 गया 4, 49/29। एक्स वाई का मान निकाल दिए हम। आया समझ में? यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29, ऐसा करके आंसर लिख देंगे। तो हमने लुप्तीकरण विधि को सीख लिया। अगला देखिए, इसी में सब सिखा दूं या अभी आगे भी कुछ रखूं? चलिए, आज का क्लास काफी लंबा हो जाएगा और आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। बाकी बच गया आपका वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अनुपात निर्णय विधि यानी कि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ये 2 मेथड बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही खत्म करते हैं।